नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कड़ी के साथ। हमारा जो बिंदु है वो है आज रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत हम रीतिकाल का आज टेस्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट की जो श्रृंखला चल रही है उसी के अनुसार। तो रीतिकाल के प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोगों को रीतिकाल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा बताऊँगा। उसके बाद हमने टेस्ट प्रारंभ करेंगे ताकि आप रीतिकाल के बारे में जान सके थोड़ा सा। तो जो रीतिकाल है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विशेष रूप से 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, जिसमें से जो रीतिकाल है, रीतिकाल को आचार्य शुक्ल के अनुसार 1700 से लेकर संवत 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो काल है, संवत 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो काल है उसे रीतिकाल नाम दिया गया है। या ऐसा कहें कि 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक का जो काल है उसे रीतिकाल नाम दिया गया है। अब रीतिकाल नाम क्यों दिया गया है? रीति, अब काल तो हम जानते हैं कि काल तो समय को कहते हैं, अब नाम दिया है रीति। अब रीति क्या थी, कैसी रीति थी कि उस पूरे काल को, ऐसा क्या हुआ था कि उस पूरे काल को नाम रीति दे दिया गया था, रीति के नाम से उसको संबोधित किया गया था उस पूरे काल को। हालांकि इसमें भी मतभेद है, अलग अलग विद्वानों ने या अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए, उस पर हम नहीं जाएंगे एक बार, क्योंकि आज का हमारा मूल विषय टेस्ट है। तो रीति पर थोड़ा सा रीति के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आदिकाल में आदिकाल की बातें लिखी गई थी सारी, तो इसलिए आदिकाल नाम दे दिया। भक्ति काल में सारी बातें भक्ति काल से संबंधित हुई थी, इसलिए भक्ति काल दिया है। आधुनिक काल में आधुनिकता से संबंधित बातें थी। तो रीति काल में ऐसा क्या हुआ, तो देखते हैं हम। रीति काल में जैसे कि रीति है, मुख्य शब्द क्या है? रीति। तो रीति शब्द का प्रयोग वामन ने किया था। वामन का जो ग्रंथ था काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा था। काव्य की आत्मा कहा था। उन्होंने कहा था रीतिरात्मा काव्यश, कि रीति जो है वो काव्य की आत्मा है, ऐसा वामन ने कहा था। और वामन ने रीति के 3 भेद किए थे। कौन कौन से किए थे? 3 भेद किए थे उन्होंने: विदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ये 3 भेद वामन ने किए थे रीति के। कितने भेद किए थे? विदर्भी, गौड़ी और पांचाली। जिसमें से विदर्भी और गौड़ी जो थे, ये भेद जो रीति के पहले से चले आ रहे थे। पांचाली जो भेद था वो वामन ने दिया था। विदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 भेद किए थे इन्होंने। जो विदर्भी और गौड़ी है वो उनकी परंपरा पहले से चली आ रही थी, पांचाली नाम इन्होंने वामन ने दिया था। तो रीति के बारे में, रीति को काव्य की आत्मा कहा था। और वर्तमान समय में रीति को क्या कहते हैं, तो उससे संबंधित जो है भगीरथ मिश्र जो है, भगीरथ मिश्र क्या कहते हैं? जैसे हम काव्य शास्त्र से संबंधित वर्तमान में डॉक्टर भगीरथ मिश्र की जो पुस्तकें हैं उनको अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, या गणपति चंद्र गुप्त की जो पुस्तक है उसको काफी महत्वपूर्ण समझते हैं। तो उसके अंदर डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं कि वे लक्षण ग्रंथ जिनमें क्या? रस, अलंकार, ध्वनि व वक्रोक्ति। वे लक्षण ग्रंथ जिनमें रस, अलंकार, ध्वनि व वक्रोक्ति के भेद, स्वरूप व अवयव के लक्षण दिए गए हों। ठीक है ना? वे लक्षण ग्रंथ जिनमें रस, अलंकार, ध्वनि। कहने से तात्पर्य यह है कि रीति काल में ऐसे लक्षण ग्रंथों की, रीति किसे कहते हैं कि रीति ग्रंथ की, मतलब रीति की परिभाषा देते हुए क्या कहा था? रीति की परिभाषा कि रीति के अंतर्गत क्या आते हैं कि वे लक्षण ग्रंथ आते हैं जिनमें रस, अलंकार, ध्वनि में वक्रोक्ति। रीति के अंतर्गत वे लक्षण ग्रंथ आते हैं जिनमें रस, अलंकार, ध्वनि में वक्रोक्ति के
भेद स्वरूप व अवयव के लक्षण दिए गए हों। मतलब कहने से तात्पर्य है कि जैसे अपने रस लेते हैं तो रस के भेदों के, उनके अवयव के, उनके स्वरूप के लक्षण जिसमें दिए गए हों वो लक्षण ग्रंथ कहलाता है। और जिस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी उसे रीतिकाल कहा गया था। या इस काल में 1700 से लेके 1900 ईस्वी का जो काल था, इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी, इसलिए इसे रीतिकाल कहा गया था। और रीति से तात्पर्य शाब्दिक जो अर्थ है रीति का वो है परंपरा, प्रणाली, पद्धति या फिर शैली। मतलब रीति से तात्पर्य परंपरा, प्रणाली, पद्धति या शैली। लिखने की रीति, रीति अर्थात लिखने की एक परंपरा, एक प्रणाली, एक पद्धति, एक शैली, जो शैली थी। तो कहने से तात्पर्य है कि जो रीति काल था उसके अंतर्गत अधिकतर विद्वानों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। और जो प्राचीन काव्य शास्त्र थे या प्राचीन काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ थे उनकी ही उन्होंने नकल की थी। लेकिन लक्षण दिए गए थे, लक्षण और उदाहरण से तात्पर्य यह है कि उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो रस की बात चल रही है तो रस के भेद, फिर उसके लक्षण और फिर उसके उदाहरण, ठीक है ना। उसी तरह उसका स्वरूप, उसके भेद, उसके उदाहरण। तो इस परंपरा का, इस रीति का, इस प्रणाली का सभी ने अनुसरण किया था, इसलिए उस काल को रीति काल कहा गया। एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि 1700 से लेके 1900, संवत 1700 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य का जो काल था उसमें सभी ने लक्षण ग्रंथों की रचना की एक परंपरा, एक पद्धति, एक प्रणाली, एक शैली का अनुसरण किया था, इसलिए इस काल को रीति काल की संज्ञा दी गई थी। अब रीति काल की बात करते हैं तो क्या है कि रीति काल का प्रारंभ बस थोड़ा सा है, उसके बाद टेस्ट शुरू करते हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं बताने वाला मैं। प्रारंभ जो है वो 3 तरीके से मान सकते हैं। एक तो हम मान सकते हैं, एक जो तरीका है वो तो हम मान सकते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से बात करते हैं तो आते हैं कृपाराम। 1541 में इनकी आई थी हित तरंगिणी। फिर 2 नंबर पर आता है कालक्रम की दृष्टि, और फिर आते हैं व्यक्तित्व विशेष की दृष्टि से, व्यक्तित्व विशेष की दृष्टि से केशवदास। 1556 में इनका जन्म हुआ था और पहली रचना इनकी आई थी 1591 ईस्वी में, ठीक है, रसिक प्रिया। उसके बाद आता है 3 नंबर अखंड परंपरा। अखंड परंपरा कहां से प्रारंभ हुई थी? चिंतामणि त्रिपाठी से, जिनका जन्म 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अभी देखते हैं कि रीति काल का प्रारंभ कहां से हुआ था। तो इसको हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। कैसे कि अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो कृपाराम जी ने अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को मान सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार व्यक्तित्व भी एक बड़ा व्यक्तित्व आया जिसको सब लोग जानने लगे थे, तो वो था केशवदास से। और अगर हम माने कि अखंड परंपरा, कि जिसके बाद ये परंपरा लक्षण ग्रंथों की परंपरा लगातार चल पड़ी थी, वो थे चिंतामणि त्रिपाठी। अब आता है ये परंपरा थी, इसी के साथ यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन रहता है केशवदास और इनमें क्या समस्या है। फिर केशवदास को ये अखंड परंपरा क्यों नहीं मानते? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशवदास के 50 वर्ष बाद ये अखंड परंपरा शुरू हुई थी, क्योंकि केशवदास को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसको उन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत ही लिया, रीति काल में उन्होंने नहीं लिया। और दूसरा वो कहते हैं कि जो अखंड परंपरा थी वो चिंतामणि से शुरू हुई थी, क्योंकि बीच में 50 वर्ष का अंतर आ गया था, इसलिए केशव को रीति काल का प्रवर्तक नहीं कह सकते। रीति काल का प्रवर्तक जो मानेंगे वो किसको मानेंगे? चिंतामणि को। किसको मानेंगे? चिंतामणि को। रीति काल का प्रवर्तक जो मानेंगे चिंतामणि को मानेंगे, क्योंकि केशवदास और इनके बीच में 50 वर्ष का अंतर आ गया था। अभी हम देखते हैं कि एक कारण और क्या, एक कारण और था कि जो केशवदास की परंपरा थी,
केशवदास की परंपरा थी वो क्या थी? भामह और उद्भट की अलंकारवादी थी। ठीक है, जो केशवदास थे वो अलंकारवादी थे। अगर उनसे परंपरा प्रारंभ होती तो अलंकारवादी परंपरा प्रारंभ होती, या भामह या उद्भट की परंपरा प्रारंभ होती। लेकिन परंपरा चिंतामणि से प्रारंभ होती है। लक्षण ग्रंथों की रचना की परंपरा चिंतामणि से प्रारंभ होती है, और चिंतामणि थे आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट की रसवादी परंपरा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बाद की जो लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी वो रसवादी परंपरा थी, और रसवादी परंपरा का प्रारंभ चिंतामणि से होता है, क्योंकि चिंतामणि ने किस परंपरा का अनुसरण किया था? क्या नाम? आनंदवर्धन, विश्वनाथ और मम्मट। आनंदवर्धन, विश्वनाथ और मम्मट की परंपरा का, यानी रसवादी परंपरा का। ये रसवादी आचार्य थे, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और मम्मट। और भामह और उद्भट ये अलंकारवादी आचार्य थे केशवदास ने। इसलिए जो चिंतामणि केशवदास है उसको रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना जाता, चिंतामणि को माना जाता है। हालांकि अलग अलग साहित्यकारों के अलग अलग मतभेद है, लेकिन सर्वसम्मति से चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। और जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जो है वो केशव को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। किसको? केशवदास को। किसमें? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य, अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में वो केशवदास को मानते हैं। तो चलो चलते हैं। इसके बाद रीतिकाल के 3 नाम दिए गए। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? एक तो है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिमुक्त, और तीसरा है रीतिसिद्ध। ये 3 प्रकार के कवि थे रीतिकाल में। जो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त है ये सभी ने कहा है, और ये जो 3 नाम है ये तीनों नाम रीतिसिद्ध नाम भी कह सकते हैं। रीतिसिद्ध नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद ने। या ये तीनों जो विभाजन है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किए थे। क्या किया था? 3 भागों में विभाजित किया था रीतिकाल को। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवि। इनके बारे में विस्तार से बाद में देखेंगे फिर कभी। अभी आते हैं टेस्ट पे, ऑलरेडी काफी लेट हो गया। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, असंगत कथन छांटिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विजदेव को अंतिम रीति, ध्यान से देख लें। डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विजदेव को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव को अंतिम श्रृंगारी कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव का वर्णन भक्ति काल की फुटकल रचनाएं अध्याय के अंतर्गत किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि है। तो फिर से बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि माना है। यह बिल्कुल सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि माना है। क्या माना है? अंतिम रीति मुक्त कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हम रीति मुक्त कवियों की बात करते हैं तो हम ज्यादातर किस किस की बात करते हैं? एक तो आते हैं हमारे पास गणानंद, एक आते हैं बोधा, एक आते हैं आलम, और एक आते हैं ठाकुर। और अब बचते हैं हमारे पास बच्चन सिंह ने अंतिम किसको मान लिया? द्विजदेव को। तो ये इस तरह से हमारे पास रीति मुक्त कवियों की जो संख्या है वो 5 हो जाती है। रीति मुक्त कवियों की संख्या गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। ये सही है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव को अंतिम श्रृंगारी कवि माना है। ये भी सही है, अंतिम श्रृंगारी कवि माना इन्होंने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव का वर्णन भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में किया है, यह भी सही है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक चिंतामणि है, यह गलत है, क्योंकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक कौन है? केशव दास है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2, संस्कृत में रीति को असंगत छांटी। असंगत छांटना है। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना कहा गया है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को रस का उपकार करने वाली कहा है। आचार्य वामन की रचना काव्य अलंकार है। तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया गया है कि जिससे आपको न केवल आपका मूल्यांकन हो बल्कि आपको याद भी हो सके, रीति काल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये देखिए प्रारंभिक जो प्रश्न है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि रीति शब्द क्या है। तो रीति शब्द के बारे में संस्कृत में रीति को क्या कहा गया? विशिष्ट पद रचना कहा गया है, यह बिल्कुल सही है। आचार्य कुंतक ने रीति को क्या कहा है? मार्ग। क्या कहा है? मार्ग कहा है, यह भी बिल्कुल सही है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को रस का उपकार करने वाली कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को रस का उपकार करने वाली कहा है, यह भी बिल्कुल सही है। आचार्य वामन की रचना काव्य अलंकार है, यह असंगत है। आचार्य वामन की जो रचना है वो है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। और जो काव्य अलंकार ग्रंथ है यह भामह का ग्रंथ है। किसका है? भामह का अलंकार ग्रंथ है। क्या है? भामह का अलंकार ग्रंथ है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि रीति काल के नामकरण से संबंधित असंगत। रीति काल के अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए थे। रीति काल के अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए थे, उन्हीं के बारे में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? असंगत छांटना है उसमें, रीति काल या श्रृंगार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्य काल। मिश्र बंधु ने रीति युग। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल। ठीक है, तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं, मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल और श्रृंगार काल कहा है। कला किसको? रीति काल को। बिल्कुल सही है। आप प्रश्नों को देखिए कि पहले प्रश्न जो थे वो रीति के बारे में बता रहे हैं, फिर रीति काल के विभाजन के बारे में बता रहे हैं, फिर रीति काल की विशेषताएं बताएंगे। तो इस तरह से न केवल हम अपना मूल्यांकन करेंगे बल्कि रीति काल को एक तरह से याद भी कर लेंगे उसी क्रम में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्य काल कहा है, रीति काल को। बिल्कुल सही है। मिश्र बंधुओं ने रीति युग कहा है, नहीं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है, बिल्कुल सही है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। रीति काल को क्या कहा था? अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। और रीति युग किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने रीति काल को रीति युग की संज्ञा दी थी। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आज रीतिकालीन साहित्य किन स्रोतों से उपलब्ध होता है? वही क्रम रहेगा जिस क्रम में हम किसी बिंदु को, किसी प्रकरण को, किसी टॉपिक को याद करते हैं, उसी क्रम में प्रश्न भी बनाए गए ताकि आपको याद भी हो सके। देश के विभिन्न पुस्तकालय वे लोग जिन्होंने अपने पास अनेक हस्तलिखित एवं प्रकाशित ग्रंथ एकत्र कर रखे हैं। अनेक हस्तलिखित एवं प्रकाशित ग्रंथ एकत्र कर रखे हैं। पुरानी एवं नई प्रकाशन संस्थाएं, उपयुक्त सभी। क्या है उत्तर इसका? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आज रीतिकालीन साहित्य किन स्रोतों से उपलब्ध होता है? तो पहला स्रोत है इसका देश के विभिन्न पुस्तकालयों से प्राप्त होता है। दूसरा है वे लोग जिन्होंने अपने पास अनेक हस्तलिखित एवं प्रकाशित ग्रंथ एकत्र कर रखे हैं। तीसरा है पुरानी एवं नई प्रकाशन संस्थाएं, पुरानी एवं नई जो प्रकाशन संस्थाएं उनके पास। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी।
प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर ऋतिकाल को कितने भागों में बांटा है? प्रवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2, 5, 7 या 9? हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी से यह प्रश्न लिया गया है। आप देख सकते हैं कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तर है 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? 1 नंबर है रीति काव्य, 1 नंबर है रीति काव्य। 2 नंबर है रीति मुक्त काव्य। 3 नंबर है भक्ति काव्य। 4 पर है नीति काव्य। 5 पर है वीर काव्य। तो प्रवृत्ति के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 5 भागों में। रीति काव्य, रीति मुक्त काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य और वीर काव्य, इन 5 भागों में किया है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जो सामग्री उपलब्ध होती है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उपलब्ध सामग्री, जो सामग्री उपलब्ध हुई है, जो रचनाएं उपलब्ध हुई है, वो किस प्रकार की हुई है, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4 कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में बांटा है? कौन कौन से 3 भाग? 1 नंबर पर है मुक्तक, क्योंकि सबसे ज्यादा मुक्तक ही लिखे गए थे इस काल में, इसलिए मुक्तक काव्य। दूसरा प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य कम लिखे गए थे। और तीसरा आता है नाटक। मतलब उपलब्ध सामग्री के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। जो रचनाएं उपलब्ध होती हैं उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया है, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक। अब आता है प्रश्न संख्या 7। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को कितने भागों में बांटा है? अब आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर, वो तो था डॉक्टर नगेंद्र। अब आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रवृत्ति के आधार पर 1, 2, 3 या 4 कितने भागों में बांटा है प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को? रीतिकाल को प्रवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कितने भागों में? प्रवृत्ति के आधार पर, याद रखना है। तो कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो आता है रीतिबद्ध और दूसरा आता है रीति मुक्त। इन 2 भागों में बांटा है, प्रवृत्ति के आधार पर इन 2 भागों में बांटा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रीति सिद्ध जैसे शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। रीति सिद्ध जैसे शब्द का प्रयोग उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया था। इन्होंने 2 ही भागों में बांटा था, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचनाकार के आधार पर, वो था प्रवृत्ति के आधार पर, ये है रचनाकार के आधार पर रीतिकाल का विभाजन कितने भागों में किया है? 1, 2, 3 या 4? 1, 2 या 3 कितने भागों में किया है? तो बता देना चाहता हूं, 2 भागों में किया है। 1 नंबर पर आता है रीति ग्रंथकार कवि, रचनाकार के आधार पर। रचनाकार कौन से? एक तो रीति ग्रंथकार और दूसरे अन्य कवि। रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। तो आपको बता देना चाहता हूं, जो मुक्तक कवि है उनको भी उन्होंने अन्य कवियों में ही रखा है, अन्य कवि उन्हीं में ही रखा है। जो रीति मुक्त कवि है उनको भी इन्होंने इसी के अंतर्गत ही रखा है। फिर आता है प्रश्न संख्या 9। रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। मुक्तक शैली का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, वीर रसात्मक कविता। क्या था?
रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो रीतिकाल की नहीं है? तो मुक्तक शैली का प्रयोग, बिल्कुल। रीतिकाल में मैं पहले बता चुका हूं कि अधिकतर रचनाएं जो वो मुक्तक शैली में ही लिखी गई थी। ब्रज भाषा का प्रयोग, बिल्कुल। रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण, नहीं। वीर रसात्मक कविता, बिल्कुल। भूषण हुए, सुदन हुआ, लाल हुआ, इन सभी ने वीर रसात्मक कविताएं लिखी थी। भूषण, सुदन, लाल आदि ने वीर रसात्मक कविताएं ही लिखी थी। प्रकृति के आलम्बन रूप का न होकर प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ था। किस रूप का हुआ था? उद्दीपन रूप का। आलम्बन रूप क्या होता है? आलम्बन रूप क्या होता है? आलम्बन रूप में क्या रहता है कि जैसे प्रमुख रूप से, मतलब जिसका चित्रण हम प्रमुख रूप से कर रहे हैं वो आलम्बन होता है, ठीक है। और जो उद्दीपन, जिसका चित्रण करने के लिए जिसका हम सहारा लेते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। कहने से तात्पर्य है कि हम नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उस नायिका के सौंदर्य के वर्णन के लिए साथ में हम प्रकृति का, जैसे बादलों का, वर्षा का, फूलों का, नदियों का, झरनों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए या उसके श्रृंगार को बढ़ाने के लिए या उसके दुख को बढ़ाने के लिए, उसके वियोग को बढ़ाने के लिए अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो उद्दीपन रूप में आता है। और अगर हम सीधा प्रकृति का ही चित्रण करते हैं जैसे सुमित्रा नंदन पंत ने किया था तो वो आता है आलम्बन रूप में। इन्होंने क्या किया था कि अधिकतर नायिका के सौंदर्य का ही चित्रण किया था या श्रृंगार रस का चित्रण किया था। श्रृंगार रस में क्या था कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का चित्रण किया था, संयोग और वियोग। तो संयोग और वियोग दोनों में नायक और नायिका रहते हैं। उनके संयोग को बढ़ाने के लिए और उनके वियोग को बढ़ाने के लिए उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया था। उद्दीपन के रूप में डायरेक्ट प्रकृति का चित्रण उन्होंने नहीं किया था, इसलिए इस काल में किसके उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ था, न कि आलम्बन के रूप में। सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? रीतिकाल के बारे में कहा गया था कि इसका सांचा चाहे जैसा ही हो लेकिन ढली उसमें श्रृंगारिकता ही है। चाहे वीर रस से पूर्ण हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे नीति से हो, मतलब कुछ भी सांचा चाहे कुछ ही बनाया हो लेकिन उसके अंदर आपको श्रृंगारिकता ही नजर आएगी। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, डॉक्टर नगेंद्र ने। उत्तर है ए, डॉक्टर नगेंद्र। किसने कहा था? सांचा चाहे जैसा रहा हो, सांचा चाहे जैसा रहा हो, ढली उसमें श्रृंगारिकता ही है। डॉक्टर नगेंद्र ने किसके लिए कहा था? रीतिकाल के लिए। प्रश्न संख्या 11, आचार्य केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद किए थे? आचार्य केशवदास ने हास्य रस के, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, हास्य रस के 2 भेद, 1 भेद किया था, 2 किए थे, 3 किए थे या 4 किए थे? आचार्य केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद किए थे? आचार्य केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद किए थे? कितने भेद किए थे? 4 भेद। उत्तर है डी। कितने भेद किए थे? 4 भेद। कौन कौन से किए थे? 1 नंबर पर आता है मंदहास, 2 नंबर पर आता है कलहास, 3 नंबर पर आता है अतिहास और 4 नंबर पर आता है परिहास। ये 4 भेद किए थे हास्य रस के। किसने? आचार्य केशवदास ने। मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास। मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास, आचार्य केशवदास। किसने? आचार्य केशवदास ने। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 12। क्या है प्रश्न संख्या 12? आचार्य केशवदास ने रूपक के कितने भेद किए हैं? किसके? रूपक के कितने भेद किए थे? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4? कितने भेद किए थे रूपक के? तो 3 भेद किए थे। कौन कौन से? अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। कौन कौन से 3 भेद किए थे? 1 नंबर पर आता है अद्भुत रूपक,
2 नंबर पर आता है विरुद्ध रूपक, 3 नंबर पर आता है रूपक रूपक, 3 नंबर पर आता है रूपक रूपक। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है केशवदास की रचनाओं से संबंधित असंगत कथन। क्या छांटना है हमें? असंगत कथन छांटना है। असंगत कथन छांटना है। तो 1591 ईस्वी में रसिक प्रिय की रचना हुई थी। ए पे है 1591 ईस्वी में रसिक प्रिय की रचना हुई थी जिसमें 16 प्रकाश थे। 2 नंबर पर आता है 1600 ईस्वी में नखशिख की रचना हुई थी जिसमें राधा के नखशिख का वर्णन था। 3 नंबर पर आता है 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका की रचना हुई थी जिसमें 39 प्रकाश थे, जिसमें 39 प्रकाश थे। और डी 1602 ईस्वी में छंदमाल की रचना हुई थी जिसमें 120 छंद थे, जिसमें 120 छंद थे। तो कौन सा है? ए बिल्कुल सही है। रसिक प्रिय की रचना 1591 ईस्वी में रसिक प्रिय की रचना हुई थी जिसमें 16 प्रकाश थे। 1600 ईस्वी में नखशिख की रचना हुई थी जिसमें राधा के नखशिख का वर्णन किया गया था, बिल्कुल सही है। 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका की रचना हुई थी जिसमें 39 प्रकाश थे, बिल्कुल सही है। 1602 ईस्वी में छंदमाल की रचना हुई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 120 छंद नहीं थे, यह गलत है। इसमें 77 वर्णवृत्त और 26 मात्रावृत्त थे। कहने से तात्पर्य है कि 77 जो थे वो वर्ण छंद थे या वर्णिक छंद थे और 26 मात्रिक छंद थे। 77 वर्णिक छंद थे और 26 मात्रिक छंद थे। किसमें? छंदमाल में। किसकी रचना में? केशवदास की रचना में। केशवदास की रचना की बात आती है तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देना चाहता हूं कि केशवदास की रचनाओं से संबंधित एक छोटी सी ट्रिक है, बड़ी आसानी से इसकी सभी रचनाओं को आप याद कर सकते हो। वो है केशवदास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को केशवदास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। इसी में किसकी? केशवदास की सभी रचनाएं आ जाती है। मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूं ये रचनाओं के बारे में कि केशवदास रसिक ने नखशिख कवि केशवदास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। क्या है? केशवदास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। पहले मैं रचना बता देना चाहता हूं। रसिक से है रसिक प्रिया, नखशिख से है नखशिख, कवि से है कवि प्रिया। कवि से क्या है? कवि प्रिया। रसिक से रसिक प्रिया, नखशिख से नखशिख, कवि से कवि प्रिया, राम से रामचंद्रिका, छंद से छंदमाल, रतन से बावनी, वीर से देवचरित,
रतन से रतन बावनी, वीर से वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता से विज्ञान गीता, जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका। एक बार फिर बता देना चाहता हूं, केशवदास रसिक से रसिक प्रिया, नक्षिक से नक्षिक, कवि से कवि प्रिया, राम से रामचंद्रिका, छंद से छंदमाल, रतन से रतन बावनी, वीर से वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता से विज्ञान गीता, जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका। रसिक प्रिया 1591, नक्षिक 1600, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, छंदमाल 1602 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। ये इनकी रचनाओं का काल है। एक बार फिर बता देना चाहता हूं, केशवदास रसिक ने नक्षिक कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। रसिक प्रिया में कितने थे? 16 प्रकाश थे। देखिए स आया है, स आया है तो 16 प्रकाश। नक्षिक में राधा के नक्षिक का वर्णन है। कवि प्रिया क वि वै से प्रभाव कितने थे? 16 प्रभाव थे। कितने? 16 प्रभाव, जिसे भाग बोलते हैं, अंग बोलते हैं, खंड बोलते हैं, कांड बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो ये है प्रभाव। रसिक प्रिया रसिक स से प्रकाश, रसिक स से प्रकाश, क वि वै से प्रभाव, वै से प्रभाव, इस तरह से याद रख सकते हैं। कवि प्रिया में 16 प्रभाव थे। रसिक प्रिया जो है वो एक रस क्या बोलते हैं, रस ग्रंथ है, रस से संबंधित रस के लक्षण बताए गए, जिसमें कवि प्रिया जो है वो एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है। रामचंद्रिका जो है वह भी अलंकार ग्रंथ है। और रामचंद्रिका और छंदमाल दोनों छंद ग्रंथ है। रामचंद्रिका जिसमें 78 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का? 78 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। किसे? रामचंद्रिका को। उसके बाद छंदमाल आता है, जिसकी रचना 1602 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 77 वर्णवृत्त और 26 मात्रावृत्त है। रतन बावनी में रतन सिंह का चित्रण है, वीर सिंह में वीर सिंह देवचरित का चित्रण है, विज्ञान गीता 1610 में और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में। यह है केशवदास की रचनाएं। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा मैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? प्रश्न संख्या 14, रीतिकालीन कवि व उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। रीतिकालीन कवि व उसकी रचना का असंगत क्रम, क्या छांटना है? असंगत क्रम। क्या है? आचार्य चिंतामणि की रस विलास और छंद विचार, आचार्य चिंतामणि की रस विलास और छंद विचार। आचार्य चिंतामणि की क्या है? रस विलास और छंद विचार। पिंगल। आचार्य भूषण की शिवा बावनी और भाषा भूषण। मतीराम की वृत्त कौमुदी और ललित ललाम। रसनिधि की रत्न हजारा और विष्णु पद कीर्तन। कौन सी रचना असंगत है? तो उत्तर है ब। क्यों है? क्योंकि जो भाषा भूषण है वो किसकी रचना है? जसवंत सिंह की है। भाषा भूषण जो रचना है वो किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। चलो आगे चलते हैं। रीतिकालीन कवि में उनके उपनाम का असंगत क्रम है। रीतिकालीन कवि व उनके उपनाम, उपनाम सही है या नहीं है? पृथ्वी सिंह रसनिधि, पृथ्वी सिंह का उपनाम रसनिधि, चिंतामणि का मणिमाल, सैयद गुलाब नबी का रसधर और मान सिंह का द्विजदेव। सैयद गुलाब नबी का रसधर और मान सिंह का द्विजदेव। कौन सा सही है? तो कौन सा असंगत है? तो पृथ्वी सिंह का रसनिधि नाम था, बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। रसनिधि किसका उपनाम था? पृथ्वी सिंह का। रसनिधि किसका उपनाम था? पृथ्वी सिंह का। मणिमाल किसका उपनाम था? चिंतामणि का। मणिमाल किसका उपनाम था? चिंतामणि का। सैयद गुलाब नबी का उपनाम क्या था? रसलीन था। क्या था? रसलीन। ये असंगत है, यही उत्तर है। सैयद गुलाब नबी का क्या नाम था? रसलीन था। मान सिंह का क्या नाम था? द्विजदेव, या जिसे हम द्विजदेव के नाम से जानते हैं, उनका मूल नाम क्या था? मान सिंह था। चलो प्रश्न संख्या 16। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आचार्य चिंतामणि की कौन सी रचना प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आती है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आचार्य चिंतामणि की कौन सी रचना प्रबंध काव्य में, रचना किसकी है? चिंतामणि की। किसमें नहीं आती है? प्रबंध काव्य में नहीं आती है। रामायण,
काव्य विवेक, रामाशव मेघ, कृष्ण चरित। तो एक तो तय है कि ये सभी रचनाएं किसकी है, चिंतामणि की है। लेकिन अब ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं परीक्षा में, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चिंतामणि की रचना तो याद करके जाते हैं, लेकिन इस तरह से पूछ लिया जाता है तो याद होते हुए भी हम प्रश्न का हल नहीं निकाल सकते। तो प्रबंध काव्य, डॉक्टर नगेंद्र ने किन किन को प्रबंध काव्य कहा है। अब प्रबंध काव्य कैसे ढूंढेंगे, जब हम डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने रीतिकाल के अंत में रीतिकाल की रचनाओं को भागों में बांटा गया है, उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले वो रीतिकाल के अंत में देते हैं मुक्त काव्य, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की थी, मुक्त काव्य लिखते हैं। फिर वो 2 नंबर पर लिखते हैं प्रबंध काव्य, उसमें सभी प्रबंध काव्य आते हैं। 3 नंबर पर वो नाटक लिखते हैं जो नाम मात्र के हैं, जिनकी संख्या। तो प्रबंध काव्य की श्रेणी में चिंतामणि की रचनाएं दी थी उन्होंने, 3 रचनाएं जो थी वो चिंतामणि की प्रबंध काव्य की थी। तो ये लिखा है कि प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं है। तो इनमें से 3 तो प्रबंध काव्य है, 3 तो क्या है, प्रबंध काव्य है, लेकिन एक नहीं है। इनमें से 3 क्या है, प्रबंध काव्य है, लेकिन एक नहीं है। 3 प्रबंध काव्य, तो कौन सा एक नहीं है, वो है काव्य विवेक। काव्य विवेक जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी रामायण, रामाशव मेघ और कृष्ण चरित बिल्कुल एक जैसे हैं, बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। क्या, रामायण एक ही लाइन से याद कर सकते हैं हम, रामायण, रामायण से रामाशव मेघ और कृष्ण चरित, ये क्या थे, इनके प्रबंध काव्य थे। किसके, चिंतामणि के। चिंतामणि की रचनाओं की बात आती है तो थोड़ा सा इसका भी एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं चिंतामणि की रचनाओं को याद करने की। चिंतामणि की रचनाओं को जब याद करते हैं तो सबसे हम लेते हैं 1 नंबर पर हम ले लेते हैं रस विलास, 2 नंबर पर लेते हैं हम छंद विचार पिंगल, 3 नंबर पर हम लेते हैं श्रृंगार मंजरी, 4 नंबर पर हम लेते हैं काव्य विवेक, 5 नंबर पर हम लेते हैं काव्य प्रकाश, 6 नंबर पर हम लेते हैं काव्य कल्पतरु, 7 नंबर पर हम लेते हैं रामायण, 8 पर हम लेते हैं रामाशव मेघ और 9 पर लेते हैं कृष्ण चरित। ये है उनकी रचनाएं, किनकी, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की। तो कैसे याद कर सकते हैं, पहले हमने याद करना है रस विलास। रस विलास ऐसी रचना है जिससे रीतिकाल का आरंभ होता है। रस विलास ऐसी रचना है जिससे रीतिकाल का आरंभ होता है, इसलिए इसे याद रखना तो हमें जरूरी है। किसी भी स्थिति में इसे हमें याद रखना ही होगा, रस विलास। उसके बाद आता है छंद विचार पिंगल और फिर आता है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी जो रस विलास है ये भानुदत्त की, ठीक है ना, भानुदत्त की रचना रस मंजरी के, भानुदत्त की रचना पर आधारित है। भानुदत्त की रचना दिमाग से निकल गई मेरे, ठीक है। रस विलास, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी, इन 3 रचनाओं का एक टुकड़ा बनाया जा सकता है। फिर आता है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु, कवि सॉरी ये आ गया, ये क्या रहेगा, काव्य कल्पतरु नहीं रहेगा, ये आप भी ध्यान रख लेना, ये समस्या आ जाती है। कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, ये एक आ जाएगा, ये एक खंड आ जाएगा। कौन सा, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। दूसरा आ जाएगा रामायण और रामाशव मेघ और तीसरा आ जाएगा कृष्ण चरित, तीसरा आ जाएगा कृष्ण चरित। तो इस तरह से ये है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, इनको अलग याद कर सकते हैं। रस विलास, छंद विचार और
पिंगल और श्रृंगार मंजरी, इनको अलग याद कर सकते हैं। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु, इनको अलग याद कर सकते हैं। फिर रामायण और रामाशव मेघ, इनको अलग याद कर सकते हैं। और कृष्ण चरित अंत में बचता है कृष्ण चरित। आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। क्या है प्रश्न संख्या 17? लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल। तो लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, क्यों तिलक अनुराग ज्यों लखी के रूप रसाल, क्यों तिलक अनुराग ज्यों लखी के रूप रसाल। पंक्तियां किसकी हैं? पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की हैं? रसनिधि की है, रसलीन की है, पद्माकर की है या आलम की है? रसनिधि की है, रसलीन की है, पद्माकर की है या आलम की है? बताइए किसकी है ये रचनाएं? क्या है? लाल बाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल। इतना ही याद रख लेना आप, रखना जरूर, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है ये परीक्षाओं में कि लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल किसकी है? रसनिधि की। रसनिधि की रचनाओं को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं, बस ज्यादा ट्रिकें नहीं बताऊंगा, ठीक है? टेस्ट को टेस्ट के तरीके से लेंगे, लेकिन फिर भी याद आ रहा है। रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का वह रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। इसके अलावा एक रचना और है, चलिए ठीक है। इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं आप देख सकते हैं कि रतन हजारा, रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। रतन हजारा कवित्व 12 मासा, रसनिधि सागर, अरिल और हिंडोला, ये इनकी रचनाएं हैं। 1 2 3 4 5 और 6 रचनाएं हैं किसकी? रसनिधि की। रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का, रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। इसके अलावा आएगा विष्णु पद कीर्तन, विष्णु पद कीर्तन, ये इनकी एक और रचना है विष्णु पद कीर्तन। तो ये थे रसनिधि। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। क्या है प्रश्न संख्या 18? आचार्य कुलपति मिश्र की रचना नहीं है, आचार्य कुलपति मिश्र की रचना नहीं है। रस रहस्य 1670 ईस्वी, संग्राम सार 1680 ईस्वी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका और 12 मासा 1668 ईस्वी। इनमें से कौन सी रचना, इनमें से कौन सी रचना किसकी? कुलपति मिश्र की नहीं है। कौन सी रचना इनमें से कुलपति मिश्र की नहीं है? तो इनमें से 12 मासा जो है वो कुलपति मिश्र की नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? 12 मासा कुलपति मिश्र की रचना नहीं है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है जो 1670 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद माना है। रस रहस्य जो 1670 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद माना है। संग्राम सार जो महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है, महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। और दुर्गा भक्ति चंद्रिका संस्कृत की दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। जो दुर्गा भक्ति चंद्रिका है वो दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और थी। एक आती है नक्षिक, नक्षिक नाम से केशव की रचना भी आ चुकी है पहले, और एक आता है युक्ति
तरंगिणी, युक्ति तरंगिणी, युक्ति तरंगिणी, नखशिख और युक्ति तरंगिणी। पर प्रमुख जो इनकी रचना है वो यही है, रस रहस्य, संग्राम सार और दुर्गा भक्ति चंद्रिका। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, सेनापति से संबंधित असंगत कथन है। सेनापति से संबंधित असंगत कथन है, क्या है? सेनापति के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। सेनापति का जन्म अनूप शहर जिला बुलंदशहर में हुआ था। सेनापति ने प्रकृति वर्णन अधिक किया है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो इसका उत्तर रहेगा सेनापति के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। यह गलत है, वीर रस की प्रधानता नहीं है। उन्होंने प्रकृति चित्रण अधिक किया है। रीति काल में यदि अगर प्रकृति चित्रण की बात आती है, रीति काल में प्रकृति चित्रण की बात आती है तो सेनापति का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी रचना थी कवित रत्नाकर। उनकी रचना है कवित रत्नाकर। उनकी रचना है कवित रत्नाकर, जिसमें 5 तरंगे और 394 छंद है। कितनी? 5 तरंगे और 394 छंद है। कवित रत्नाकर, सेनापति की कवित रत्नाकर। और अगर ऋतु वर्णन की बात आती है, प्रकृति चित्रण की बात आती है रीति काल में, तो सबसे पहले सेनापति का नाम लिया जाता है। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी? आचार्य भूषण को, पद्माकर को, बिहारी को या घनानंद को? किसे दी गई थी? पद्माकर को। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी? पद्माकर को दी गई थी। 21 नंबर प्रश्न है, द्विजदेव रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि है। द्विजदेव रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि है। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने, नगेंद्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा था द्विजदेव रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि कौन से थे? रीति निरूपण एवं काव्य रचना को, एक तो था सिर्फ रीति निरूपण और एक था काव्य रचना को समान महत्व देने वाले। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इस प्रकार का चित्रण डॉक्टर नगेंद्र ने ही किया है कि किसने प्रबंध काव्य लिखे थे, किसने मुक्त काव्य लिखे थे, किसने क्या नाम है रीति निरूपण किया था और किसने सिर्फ काव्य की रचना की थी। ये सारा चित्रण किसके अंदर है? इसी में। रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि कौन से थे? तो कौन थे कवि? कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, गोविंद या दुल्हे। कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, गोविंद या दुल्हे। तो कौन थे? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र थे। उन्होंने रीति निरूपण एवं काव्य रचना दोनों को समान महत्व दिया था। अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया। द्विजदेव रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि, ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, द्विजदेव रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बच्चन सिंह ने अंतिम रीति मुक्त कवि कहा था। सॉरी, ठीक है, अंतिम रीति मुक्त कहा था। द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि कहा था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम श्रृंगारी कवि कहा था। सही कर लें। प्रश्न संख्या 21। अब आता है प्रश्न संख्या 23। क्या है प्रश्न संख्या 23? प्रश्न संख्या 23 है, केशवदास को किसका आश्रय प्राप्त था? केशवदास को 1556 में इनका जन्म हुआ था। इनको किसका आश्रय प्राप्त था? इंद्रजीत सिंह का, दौलतराव सिंधिया का, भोगीलाल का, शिवाजी का। इंद्रजीत सिंह का, दौलतराव सिंधिया का, भोगीलाल का, शिवाजी का। तो इंद्रजीत सिंह का। ठीक है, और छा नरेश राम सिंह। कहां के नरेश थे? ओरछा के नरेश थे राम सिंह। उनके छोटे भाई थे इंद्रजीत सिंह। उनके छोटे भाई थे इंद्रजीत सिंह। वैसे तो ये जो है बाद में अधिकतर साहित्यकारों ने ये नहीं माना है, लेकिन जो गणपति चंद्र गुप्त है वो कहते हैं कि हमने विभिन्न तथ्यों के माध्यम से, विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि ये वाले जो केशवदास है वो बिहारी के पिता थे। जब हम केशवदास की वंश परंपरा निकालते हैं तो केशवदास का एक पुत्र का नाम आता है जिसका नाम है बिहारी, और जब बिहारी को देखते हैं तो बिहारी के पिता का नाम केशवदास आता है। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि अलग है, साहित्यकारों ने अलग कहा है, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त है जो विशेष रूप से दबाव देकर यही कहते हैं कि ये जो केशवदास थे ये बिहारी के पिता थे। प्रश्न संख्या 24 क्या है? प्रश्न संख्या 24, भक्ति यदि इन कवियों
के आकुल मन की शरण भूमि थी। भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। रीतिकाल के कवियों की नीति और भक्ति के विषय में उपयुक्त कथन किसका आया है? रीतिकाल के कवियों की नीति और भक्ति। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगारी रचनाएं तो लिखी थी, ठीक है ना। उसके अलावा जो लक्षण ग्रंथ लिखे थे नीति और भक्ति पर भी इन्होंने लिखे थे, नीति और भक्ति पर लिखे थे। तो इससे संबंधित यह कथन किसका है? इससे संबंधित यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, नामवर सिंह का या रामविलास शर्मा का? डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, तो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है ये? डॉक्टर नगेंद्र का है। उन्हीं के इतिहास से यह कथन लिया गया। क्या लिया गया? भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। रीतिकाल के कवियों की नीति और भक्ति के विषय में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। अभी है हमारे पास अंतिम प्रश्न, रीतिकाल का अंतिम प्रश्न। थोड़ा सा स्पीड में करवाना पड़ रहा है क्योंकि फिर समय थोड़ा सा कम है। टेस्ट को टेस्ट के तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। जो जो निहारिये नेरे वहे, नैननी त्यों त्यों खरनी करे सी निकाई। पंक्तियों के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। कौन है? जो जो निहारिये, जो जो निहारिये, जो जो निहारिये नेरे वहे, नैननी त्यों त्यों खरनी करी सी निकाई। कौन है? मतीराम। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मतीराम है। और पंक्तियां अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए और प्रश्न को देखकर कोई भी तुकबंदी या ट्रिक बना लीजिए क्योंकि पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो जो निहारिये नेरे वही, जो जो निहारिये नेरे हवे, जो जो निहारिये नेरे हवे, ठीक है ना। किसकी पंक्तियां हैं? मतीराम की पंक्तियां हैं। किसकी है? मतीराम की पंक्तियां हैं। तो रीतिकाल का जो एक टेस्ट है वो पूरा हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 प्रश्नों का एक टेस्ट रखा गया है और एक जो टॉपिक है उससे 50% लिए जाएंगे विशेष रूप से। तो रीतिकाल के 25% पूर्ण हो चुके हैं, 25% इसके बाद आएंगे दूसरे टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से।